अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप आप सब लोग ठीक होंगे और मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। आज हम लेसन नंबर 7 का पार्ट बी करेंगे। ये आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी लेंथी हो गया था हमारे लिए, तो हमने पार्ट बी बनाया। तो चलिए जी, अब देखते हैं कॉग्निटिव अप्रोच टू सोशल बिहेवियर। जॉन डॉलन एंड नील मिलर फर्स्ट एवर एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ, याद रखिएगा जॉन डॉलर नाम था एक आदमी का और दूसरे नील मिलर थे। 1950 में ये पहले आदमी थे ये दोनों पहले आदमी थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस इन डिटरमिनिंग बिहेवियर। कैले पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी आ गई है जो हमारे पास। कैलीज की जो पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी थी उन्होंने दी थी, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। डेवलप बाय जॉर्ज कैले 1955। एमसीक्यूज रिलेटेड है जी, ये देखें। डेवलप बाय जॉर्ज कैले 1955। अच्छा गाइस, आप इस तरह क्या करें, मेरी जो वीडियोस है ना आप उसमें देखें, जब मैं चीज़ों को इंपॉर्टेंट कहती हूँ आप एक अलग पेज पे रिटर्न लिख लिया करें, ताकि आपको एमसीक्यूज हैं तो आपको इशू ना हो उसमें। ये बहुत ईजी मतलब तरीका है। एम्फेसिस ऑन हाउ अ पर्सन कोऑर्डिनेटिव कंस्ट्रक्ट हिज वर्ड। अब उन्होंने कहा ना जी, ये बनाई जॉर्ज कैली ने 1955 में, और उसमें जोर दिया कि इंसान पर्सनली कंजरेटिव कंस्ट्रक्ट कर सकता है अपना दुनिया। Person develop their behavior cognitively toward their word and develop attitude opinion according known as personal construct. This construct then develop into belief system of a person. याद रखिएगा, इस construct के बाद ये develop होती है belief system की तरफ। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ जाती है मिशेल कॉन्जिनेटिव सोसाइटी पर्सन सोशल पर्सनैलिटी थ्योरी। वॉल्टर मिशेल वाज a स्टूडेंट ऑफ जॉर्ज कैले। तो ये जॉर्ज कैले के स्टूडेंट थे। इनके नज़दीक, ये परिंदा बहुत शोर मचा रहा है। इसके नज़दीक पर्सन रिस्पॉन्ड करता है एनवायरनमेंट स्टिमुलाई को, जो कि फॉलोइंग वेरिएबल्स पर डिपेंड करती हैं। हम देख लेते हैं कॉम्पिटेंसीज जो थी ना हमारे पास, इसमें क्या क्या होता है। एक तो ये तय कि इंसान क्या जानता है, वो क्या कर सकता है, वो कैसे अपने बिहेवियर को आउटकम करेगा। सेकंड हमारे पास थी इनकोडिंग स्ट्रेटजी, वे ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये एमसीक्यूज होता है, एमसीक्यूज रिलेटेड है। सारी जितनी डेफिनेशन आती हैं वो भी एमसीक्यूज रिलेटेड हैं। किधर बैठी हुई है ये। और एक्सपेक्टेशंस पे आ गई हमारे पास। एंटीसेप्टिंग द लाइकली आउटकम मेनली पॉजिटिव। एक्सपेक्टेशन जो होती है ना वो अब किसी के साथ उम्मीद रखते हैं ना, उसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन। ये पॉजिटिव ही होती हैं। अब पर्सनल वैल्यूज जो होती हैं ज़्यादातर पॉजिटिव, नेगेटिव भी होती हैं, बट मैक्सिमम में हम देखेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेंगी मेनली। पर्सनल वैल्यूज होती हैं जी इंसान का अपना बिलीव, उसका अपना स्टिमुलस, पीपल, इवेंट एक्सेट्रा। सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम है जी मेंटेनिंग रूल फॉर बेटर परफॉर्मेंस, सेटिंग गोल एंड एवुलेटिंग परफॉर्मेंसेज। अब देखिए, ये देखिए बिहेवियर है, पर्सन एनवायरमेंटल इवेंट है। मतलब इंसान का जो बिहेवियर एनवायरमेंटल इवेंट है, ये दोनों मिलके इसका इस पर असरअंदाज होते हैं। अब देखते हैं जो बॉन्ड्रास कॉन्जिनेटिव सोशल लर्निंग थ्योरी, हमने बॉन्ड्रा का देखा था पीछे। गिवन बाय एल्बर्ट बॉन्ड्रा 1986, by combining the rules of learning it emphasizes the complex human interaction in the social setting. इन्होंने क्या किया था जी, इन्होंने काफ़ी जोर दिया इंसान के कम्प्लेक्स ह्यूमन इंट्रैक्शन इन सोशल सेटिंग के दरमियान कम्बिनेशन को। रूल्स बताए थे इन्होंने। ऑब्जर्वेशन लर्निंग में हमने देखा जी क्या चीज़ होती है। अब इसका मेन दे सुन लें भाई। ऑब्जर्वेशन लर्निंग का मतलब होता है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसमें हमें ये मेन कंपोनेंट है सोशल लर्निंग थ्योरी का, जिसके अंदर होता है कि इंसान जो होता है अपने अंदर अपने बिहेवियर के अंदर चेंजेस लाता है सिर्फ देखने से, इमेजिन करने से। अब वो किसी को अपना हीरो समझता है तो चाहता है कि उसकी तरह हो, और ये इसके अफेक्ट करता है एक्वायरिंग स्किल्स को, एटीट्यूड को, बिलीफ को, सिर्फ देखना। फिर हमारे पास आ जाते हैं कैंटर सोशल इंटेलिजेंस थ्योरी, गिवन बाय द नैन्सी कैंटर एंड हर कोलीग्स 1987, refer to the expertise which person use in a different life situation task. The theory explains several type of individual differences. अब जी इन्होंने नैन्सी कैंटर थी और इनकी कुलीग्स थी ना, तो इन्होंने 1987 में एक थ्योरी दी। अब उनमें बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए एक इंसान पर, फिर उनकी लाइफ उन्होंने मतलब टास्क देखकर फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। अब पहले उन्होंने किया जी चॉइस ऑफ लाइफ गोल। अब उन्होंने giving priority importance the most important goal at a particular point of life, that is student good grade. अब चॉइस ऑफ लाइफ गोल मैंने एग्जाम्पल दी स्टूडेंट की। अब एक स्टूडेंट चाहता है कि उसके अच्छे मार्क्स आए, तो वो उसकी चॉइस थी।
use of knowledge in social interaction, use of life experience, expertise in problem solving. अब जब social interaction आया तो उनकी ज़िंदगी बारे में आ गई. अब जब उन्हें इल्म होगा कि जी उनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ है वो उसे कैसे सॉल्व करेंगे तो वो कर लेंगे अपना काम. Cognitive approach and behavior modification. Negative and unacceptable behavior is modified through constructive strategies. According to this approach, person belief and attitude affect the motivation and behavior of the person. अब इन्होंने कहा जो बुरे और नाकाबिले बर्दाश्त बिहेवियर होते हैं ना उन्हें ठीक किया जा सकता है कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजीज के थ्रू. फिर उन्होंने कहा कि इस अप्रोच के नतीजे अप्रोच के थ्रू हमें पता चलता है कि इंसान का जो यकीन होता है उसका एटीट्यूड होता है ना वो अफेक्ट करता है उसके आसपास की सराउंडिंग को उसके बिहेवियर को. In order to modify the behavior, reinforcement टेक्निक आर यूज. इन्होंने कहा कि देखें अगर हमने बिहेवियर को चेंज करें तो reinforcement टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी यानी उन्हें रिवॉर्ड और पनिशमेंट यूज़ करना पड़ेगा. फॉर अटेनिंग द डिजायर्ड गोल इलास्टिक स्ट्रेटजीज आर यूज विद कंटिन्यूस फीडबैक. Alerting the belief system. Psychologists are the view that psychological problem arise due to the way people perceive themselves in relation with people they interact with. Main focus of therapy is later the irrational belief system of a person. अब ये अल्टरिंग ऑफ बिलीफ सिस्टम में हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम बताते हैं कि साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका व्यू होता है कि दिमागी मसला हमेशा तब शुरू होता है जब इंसान हद से ज़्यादा किसी के साथ रिलेशन में आ जाता है दूसरे इंसान के साथ. जब वो उसके साथ रिलेशनशिप जब उनका ब्रेकअप होता है तो वो लोग जिनके साथ उनका ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है मतलब जो ज़्यादा एक्वायर करते हैं उनके मोहब्बत को और वो सब कुछ तो वो फिर दिमागी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है. अब थेरेपिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि इरेशनल बिलीफ सिस्टम ऑफ अ पर्सन बताते हैं काज ऑफ साइकोलॉजिकल इलनेस illogical reasoning belief that is being perfect in every way. फिर हमारे पास आ जाता है जी rigid rule. ये occur automatically after repeating several times I must obey the authority. फर्स्ट प्रिंसिपल जो होता है वो इफ़ आई कैन डू वट एवर इज रिक्वायर्ड देन आई विल रिकग्नाइज बाय एवरीवन. अब कॉन्जिनेटिव थ्योरी ऑफ डिप्रेशन देख लेते हैं जी. ये किन्होंने दी थी एरन बैक को. ये इनका नाम था एरन बैक. फॉर्मुलेटेड द थेरेपी फॉर डिप्रेशन पेशेंट. Therapists help the depressive person to change the faulty pattern of a thinking through problem or solving technique. Believe that depression reoccur in a depressive patient because the negative thoughts occur automatically of which they are not aware. अब जी इन्होंने कहा ना कि जो थेरेपिस्ट होते हैं ना वो डिप्रेसिव पर्सन को चेंज कर सकते हैं उसके पार्टन ऑफ थिंकिंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के थ्रू और कैसे बिलीव कर सकते हैं डिप्रेशन रियकर एंड डिप्रेसिव पेशेंट कर सकते हैं. द थेरेपिस्ट यूज फॉर टैक्टिक्स. अब वो क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं थेरेपिस्ट चेंज करने के लिए पेशेंट को. पहले तो वो चैलेंजिंग द पेशेंट इल बिलीव. वो पहले उसका चैलेंज करेंगे जो पेशेंट का एक गलत यकीन है. मतलब कुछ पेशेंट्स होते हैं उन्हें होता है कि भाई मैं ही अब एक देख लेते हैं एक एग्जांपल इसकी. एक पेशेंट जो खुद को डिप्रेशन का मरीज कहता है तो उसके नज़दीक होगा कि आई एम द वन हु फील एवरीथिंग. मतलब उसके पास होगा कि वो कहेगा कि भाई मैं ही वाहिद हूँ जिसके साथ सब कुछ बुरा हो रहा है. मैं सब कुछ महसूस करता हूँ जो मुझे दर्द देता है. अब जब वो डॉक्टर के पास यानी थेरेपिस्ट के पास जाएगा तो थेरेपिस्ट पहले उसका यकीन को ये ख़त्म करेगा ना चैलेंज करेगा फिर नहीं तुम नहीं हो और भी लोग हैं. फिर एवलेटिंग द काज ऑफ डिप्रेशन. उसके बाद वो कहेगा अच्छा वो फिर उसकी जड़ की तरफ जाएगा डिप्रेशन भी आखिर शुरू कहाँ से हुआ था. फिर एट्रीब्यूटिंग द काज टू द एनवायरमेंटल सिचुएशन इवन नॉट टू द पर्सन इनकम्पिटेंसीज. अब वो जी बताएंगे फिर वो एनवायरनमेंट उसकी जो जहाँ रहता है उसके माहौल के बारे में जानेगा फिर उस इवेंट को देखेगा जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में आ रहा है. फाइंडिंग द अल्टरनेटिव एंड इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम. फिर वो जी अल्टरनेटिव और इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढेगा इस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम के. अब आगे मेरे पास एक और थ्योरी आ रही है जी रेशनल इमोटिव बिहेवियर थ्योरी डेवलप्ड बाय एल्बर्ट एलिस 1962 to 1977. अब इन्होंने फोकस किया altering the irrational belief into a more acceptable way. Clients are forbidden to use should, must, ought, etc. Confrontation technique are used which focus on changing the attitude toward the rational reasoning. Task is to protect the self-worth, potential to be self-actualized by blocking the irrational थिंकिंग पैटर्न. अब जी उसने ऐसे किया ना रैशनल इमोटिव बिहेवियर थ्योरी में एल्बर्ट एलिस ने कहा देखिए जी
आपको फोकस करना होगा और अपने इरेशनल बिलीफ को के इन मोर एक्सेप्टेबल वेज के थ्रू। अब आप जो क्लाइंट होगा ना, जो पेशेंट होगा ना, उसे उन्होंने मना कर दिया कि आप मे बी, शुड, मस्ट और नहीं यूज़ करें। मतलब किसी चीज़ में आप दरमियाने आसपास सीधा डायरेक्ट रहें ना, मतलब ये ना कहें कि इट शुड बी, इट मे बी, इट मस्ट बी और इट ऑट बी। कन्फ्रंटेशन टेक्निक जो होती है ना, वो यूज़ की गई ताकि चेंज किया जाए एटीट्यूड को रैशनल रीजनिंग की तरफ। अब आखिर में हम इन शॉर्ट देख लेते हैं जी। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, आखिर कुछ असरार कुछ सदियों या सालों बाद, डिकेड्स सदियों कहते हैं, रिसर्चेस हैव बीन मेड सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू इन अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन। अब रिसर्चेज हुई साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा, और फिर उन्होंने मेक ब्रेक थ्रू किया, एक ग्रेट ब्रेक थ्रू दिया साइकोलॉजी को इन ब्रांचेस के अंदर। ब्रांचेस का नाम याद रखिएगा, मैं किस किस चीज़ में साइकोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। एक ब्रेन, फिर नर्वस सिस्टम, मेंटल प्रोसेस सच एज द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस। हमने देखा फ्रॉड की थ्योरी को बहुत कम पढ़ा गया, और स्किमर की थ्योरी थी, उन्हें ज़्यादा देखा गया। मेंटल प्रोसेस सच एज किधर गया, कॉन्शियसनेस, memory distortion, competence and rationality, genetic influence on behavior, infancy, the nature of intelligence, human motivation, beside the prejudice and discrimination, the benefits of psychotherapy and the psychological influences on the immune system. होप्स आपको समझ आया होगा। कुछ चीज़ अगर मुश्किल लग रही है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको आपको फिर डिटेल्स में बता दूंगी, वरना मुझे मेल कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जी रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी 1, यानी इसका ये पहला पार्ट है। थोड़ा सा अभी देख लेते हैं, पहले एक दो पॉइंट हम इसके चेक कर लेते हैं। द साइंटिफिक मेथड इन साइकोलॉजी चीज़ क्या है जी? द साइंटिफिक मेथड is a approach that practitioners of psychology are interested in for assessing, measuring, and predicting behavior. It is a process of appropriately framing the properly answered questions. It is used for psychologists and those engaged in other scientific disciplines to come to understand about the world. अब कि इसके अब देख लेते हैं जी, साइकोलॉजी इज साइंस। साइकोलॉजी क्या चीज़ है, ये सारा इसमें बता रहे हैं जी। साइकोलॉजी को कैसे किया जा सकता है, अमल में लाया जा सकता है पूरी ज़िंदगी पर, उसके क्या असरात होते हैं, बिहेवियर कैसे चेंज होता है, वो जो हम पीछे पूरा डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं जी साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी इज अ साइंस, साइकोलॉजी इज डैश इज अ साइंस, साइंस। अब हम देखते हैं जी साइंस चीज़ क्या है। An approach using the scientific method for observation, description, understanding and prediction for any phenomena. अब साइंस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसे समझते हैं और उसका प्रिडिक्शन करते हैं किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी फिनोमेना का। फिर देखते हैं जी साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ है। द प्रोसीजर एम्प्लॉइंग अ सिस्टमैटिक प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप बाय स्टेप फॉर अटेनिंग ऑप्टिमल एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन इन्वेस्टिगेशन द प्रॉब्लम ऑफ इंटरेस्ट। अब वो मेथड, वो प्रोसेस जिसमें हम देखते हैं जी क्या किस तरह से हम इस फिनोमेना को तक पहुंचेंगे, उसे हल करेंगे सारी प्रॉब्लम को अपने इंटरेस्ट के थ्रू, तो वो साइंटिफिक मेथड होता है। आगे हम देखते हैं जी सिस्टमैटिक। It follows specified system and organized way of collecting and tabulating information. अब ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम देखते हैं कि जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं उसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसे कैसे रखा जाएगा। प्री डिफाइंड सीरीज ऑफ स्टेप जो देख लेते हैं जी। Certain step followed by following a specific sequence that is not to be altered. Disruption of the sequence will ruin the essence of the approach. अच्छा, अब उन्होंने एक स्टेप बनाए। अब उन स्टेप्स की हम नीचे देखेंगे, इन स्टेप्स को इंशाल्लाह। फिर उन स्टेप्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था ताकि कोई चीज़ चेंज ना हो। अगर उसमें कोई ज़रा सी भी माइनर सी मिस्टेक हो जाती तो सारा इंफॉर्मेशन ख़त्म, मतलब वो र्यून हो जाती, यानी बर्बाद हो जाती। ऑब्जेक्टिविटी देख लेते हैं जी। इट इज़ अनबेस्ड, the researchers like and dislike do not interfere with the study of its feeling, its finding. अब ये ऑब्जेक्टिविटी इतनी खास नहीं थी क्योंकि इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं उनकी अपनी लाइक और डिसलाइक होती हैं, हर इंसान का अपना लाइक और डिसलाइक होता है, बट उनकी जो स्टडी और फाइंडिंग्स होती हैं ना उसमें ये कोई काम नहीं करता। अब हम देखते हैं स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड।
पहला स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई अ रिसर्च प्रॉब्लम, सेकंड है रिव्यू ऑफ द रिलेटेड लिटरेचर, फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डिजाइनिंग एंड conducting the researches, analysis of data, drawing conclusion। और ये चीज़ भी मैंने बता दी, रिसर्च प्रॉब्लम में क्या चीज़ ढूंढते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसका हम रिसर्च करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है और साइंटिफिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। और फिर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर देखते हैं, फिर जब देखते हैं फाइंड हम कर चुके होते हैं ना, ये आइडेंटिफाई कर चुके होते हैं ना, भी ये प्रॉब्लम है हमें पेशेंट को, फिर हम उसका रिव्यू करते हैं रिलेटेड लिटरेचर, फिर हम बुक्स में ढूंढते हैं या जो हमने इंफॉर्मेशन स्टोर की हुई होता है उसे चेक करते हैं, उसमें अगर उस जैसा कोई और मिल जाता है फिर हम उसमें रिसर्च करते हैं और प्रॉब्ली आउटकम ऑफ वंस रिसर्च हो सम आइडिया मिल जाता है, उन्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाता है उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस इज अ speculative statement about the relationship between two, ये इसकी definition है जी, two or more variables। हाइपोथेसिस जो होता है ना, ये एक स्पेक्युलेटिव स्टेटमेंट होता है, स्पेक्युलेटिव स्टेटमेंट होता है एक ऐसे रिलेशनशिप के दरमियान जो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। मतलब आप यूँ कर लें, मुमकिनात कहते हैं भाई, हम सोचते हैं भाई उसके मे बी ये काज हो, इसमें मे बी ये काज हो, मुख्तलिफ काजेज़ होती हैं इसमें। बाय रिव्यूइंग द रिलेटेड लिटरेचर, जब हम वो रिलेटेड लिटरेचर पढ़ चुके होते हैं, फिर हाइपोथेसिस हम प्रिटेनिंग करते हैं वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट, फिर रिव्यू करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, जो हेल्प करता है फॉर्मुलेट वेरियस हाइपोथेसिस। अभी डिजाइनिंग कंडक्टिंग द रिसर्च देखते हैं जी। जब रिव्यू ख़त्म हो जाता है, हाइपोथेसिस बन जाता है, तो रिसर्चर्स करते हैं मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज बनाते हैं। अब इंटरव्यू करते हैं, टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू करते हैं, मेल के थ्रू इंटरव्यू करते हैं, फेस टू फेस भी इंटरव्यू होता है, ताकि वो डिज़ाइन और कंडक्ट कर सकें रिसर्च को। ये सारा प्रोसेस हमें कहलाता है डिज़ाइन और कंडक्ट कर सकते हैं किसी भी रिसर्च के प्रोसेस को। इसके बाद वो देखते हैं जी कौन सी सही हमारा था, हमारा गुमान, हमारा ख्याल बेहतरीन था इस पेशेंट के बारे में। एनालिसिस ऑफ डेटा हम देखते हैं जी। आफ्टर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, होप्स आपको समझ आ रहा होगा। एनालिसिस देख लेते हैं जी। कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, द डेटा विल बी टेबुलेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड एंड कंप्यूटेशन इन अदर ऑर्डर टू सी वट एवर whether the finding prove or disprove the hypothesis। वही चीज़ एनालिसिस डेटा होता है जी। डिज़ाइन ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च शुरू ख़त्म हो गई, फिर इसके बाद हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा हाइपोथेसिस, जो कौन सा ख्याल था जो ठीक था और कौन सा गलत था। ड्राइंग कंक्लूजन, हम उसके बाद जब ये सब चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम साइंटिफिक सारी रिसर्च करने वाले सारे मुतमईन हो जाते हैं ओके ये वाला हमारा हाइपोथेसिस ठीक था, तो फिर हम कंक्लूजन बनाते हैं, यानी उसका नतीजा निकालते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, और ये था इसकी रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाई इन नंबर वे। रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी, नॉन मैनिपुलेटिव डिस्क्रिप्टिव मेथड और मैनिपुलेटिव एक्सपेरिमेंटल मेथड। दो मेथड हैं जी हमारे पास, एक नॉन मैनिपुलेटेड डिस्क्रिप्टिव मेथड है और एक मैनिपुलेटेड एक्सपेरिमेंटल। ये मेथड ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी आइडेंटिफाई इन द फॉलोइंग वे। मेथड इन साइकोलॉजी है जी। The method in which the phenomena of interest is studied, the way it exists in nature, the researcher does not interfere with event, acts and passive record। अब ये वो मेथड है जिसमें जिसमें एक फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ा जाता है जैसे कि वो असल हकीकत में था। रिसर्चर उसके किसी भी इवेंट में इंटरफेयर नहीं करते, उसके जैसा वो होता है ना, जैसा वो बताता है वैसा ही रिकॉर्ड करते हैं। अब जो मैनिपुलेटिव या एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, इस मेथड में रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अब ये मेथड जो होता है वो साइंटिफिक नेचर, इसमें देखा जाता है कि साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी के रिस्पॉन्सिबल है या नहीं। इन दिस मेथड रिसर्चर एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द वेरिएबल एंड इवेंट। अब इसमें ऐसा होता है कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो देखते हैं, वो समझते हैं वो इवेंट को, वेरिएबल्स को। हाउ मैनी ही मे इंट्रोड्यूस वेरिएबल्स ऑफ इवेंट or may withhold them. This method are used for determining cause and effects of relationship। इसके थ्रू हम देखते हैं जी। अब याद रखिएगा कि इसके थ्रू हम देखते हैं cause और effects of relationship, तो मैनिपुलेटिव एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू देखते हैं। अब देखते हैं जी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड क्या चीज़ है। ऑब्जर्वेशन है इसमें, पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, हाँ जी इसने ये कहा था, वो कहा था, ये सारा कुछ। फिर उसके बाद टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं।
ऑब्जर्वेशन विदाउट इंटरवेंशन और ऑब्जर्वेशन विद इंटरवेंशन। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हमने छोड़ दी थी, इट्स इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड था। द रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन आर एनालाइज, जो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन होती है वो एनालाइज होती है, फिर कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। याद रखिए, कंक्लूजन हमने पीछे पढ़ा था हाइपोथेसिस के बाद होते हैं, फिर अब हम आगे आए हैं तो हमने देखा जी ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन जो ड्रॉन होते हैं वो एनालिसिस के बेसिस पे होते हैं। होप्स आपको समझ आया होगा। चलिए जी, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।